नमस्कार। आज पुनः एक बार हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं डॉक्टर श्री मुकुंद वत्स जी का साक्षात्कार, जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित चीज़ों पे रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे आयुर्वेद से क्या लाभ होता है, क्या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, कैसे लोगों को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के व्याधियों से मुक्ति मिलती है। ये सारे कुछ बताएंगे डॉक्टर श्री मुकुंद वत्स जी। मुकुंद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। मुकुंद जी, अभी जो समय चल रहा है, ये ऋतुओं का संधि काल है। ये इस काल में मरीजों को, साधारण नागरिकों को कौन कौन सी व्याधियां हो सकती हैं, कैसे उनका बचाव किया जा सकता है बिना ज़्यादा खर्च के? आयुर्वेद में हमारे यहाँ ऋतुचर्या की बहुत ही विशद वर्णन है, बहुत सारी पुस्तकों में है। ऋतुचर्या का मतलब ही होता है ऋतु में हम कैसे आहार और विहार करें। आयुर्वेद में रोग के जो प्रमुख कारण हैं वो आहार और विहार ही बताए गए हैं। अगर आप उचित आहार विहार और संयम का प्रयोग करें तो रोग होने की संभावना बिल्कुल ही कम होती है। अभी ये जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु के बाद अब हेमंत ऋतु शुरुआत हुई, जिसमें ठंड का प्रकोप बढ़ता है। ऐसे में शरीर में कफ की प्रधानता होती है और कफ की प्रधानता होने के साथ साथ हमारी पाचन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ होती है। इसमें एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी। ये आप लोग आयुर्वेद में कहते हैं त्रिदोष। जी जी जी। तो ये त्रिदोष क्या है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारा पूरा शरीर जो है वो तीन तत्वों से बना है, कफ, पित्त और वायु। ये कफ, पित्त और वायु जब सामान्य अवस्था में है, मतलब न अधिक न कम, अगर सामान्य अवस्था में है तो जो मनुष्य है वो स्वस्थ रहता है। इन तीनों की साम्य अवस्था जब जब विकृत होगी, जिसके कारण विकृत हो रही है, उस प्रकार का दोष होता है। और हर एक दोष से संबंधित अनेक प्रकार के रोग होते हैं। कभी एक दोष हुआ, कभी दो बिगड़ गए, दो दोष हुआ, कभी कभी ये तीनों अपने स्थान से विकृत हो जाते हैं, तो वैसे दोष को त्रिदोष कहते हैं। तो कफ की प्रकृति अगर खराब हुई तो उसको हम लोग कफ दोष कहते हैं, पित्त से पित्त दोष और वायु से वायु दोष होता है। और इसी की असाम्य अवस्था के कारण अनेक प्रकार के दोष होते हैं। 6 ऋतुओं में नैसर्गिक रूप से अलग अलग दोषों की प्रधानता होती है। तो ये जो शीतकाल और शीतकाल के बाद ये जो हेमंत का ऋतु आया है, इस हेमंत ऋतु में ठंड बढ़ने के कारण कफ की प्रकृति बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कफ दोष कहते हैं। और इस कफ के बढ़ने के कारण शरीर में जो है वो आलसपन वगैरह ज़्यादा हो जाता है। और ये आलसपन ज़्यादा होने के साथ साथ जो है शरीर में पाचन क्रिया जो है वो तीव्र रहती है। इस ऋतु में हमें गरिष्ठ भोजन का ज़्यादा सहारा लेना चाहिए, क्योंकि पाचन व्यवस्था जो अच्छी है तो इसके कारण भोजन अच्छे से पचेगा और पच के हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण करेगा। और यही धातु जो है शरीर की पौष्टिकता बनाए रखती है। तो इस मौसम में गरिष्ठ भोजन जिसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हो, ऐसे पदार्थ जैसे ठोस बीज वाली सब्जियां, उड़द, घी इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ साथ कफ के बढ़ने के कारण शरीर में जो आलस्य आता है
उससे निराकरण करने के लिए हमें पित्त बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। और इसमें फिर इस मौसमी जो अभी फल आते हैं, ऋतु फलों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। जैसे अभी इस मौसम में आंवला का प्रयोग, गाजर का प्रयोग, ये सब ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा इस मौसम में धूप का सेवन, मालिश करना, तेल से अभ्यंग जिसको कहते हैं, तेल अभ्यंग जो है वो भी बहुत ही श्रेयस्कर होता है जी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से लोग निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे जी। अब जहाँ तक रोगों की बात है, इस मौसम में जो रोग बहुतायत में देखने को मिलता है वो सर्दी, खांसी, बुखार, ये सबसे कफ के विकृति के कारण जो भी दोष होते हैं इनकी प्रधानता रहती है। तो अगर आप उचित आहार विहार नहीं कर पाए और किसी भी अन्य कारण से भी अगर आप सर्दी, जुकाम या कफ से पीड़ित हो जाते हैं तो कुछ छोटे छोटे घरेलू प्रयोगों से आप इससे निजात पा सकते हैं। जैसे अगर कफ बढ़ने के कारण जो खांसी है या कभी कभी सुरसुरी वाली ड्राई कफ वगैरह की स्थिति आती है तो वैसे में अदरक का प्रयोग बहुत ही वांछनीय है। अदरक के रस को थोड़ा गर्म करके उसमें मधु के साथ चाट सकते हैं। इसके अलावा आप पिपली का प्रयोग कर सकते हैं, पिपली चूर्ण को मधु के साथ चाट सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें त्रिकटु जिसमें गोल मिर्च, सौंठ और पीपर का प्रयोग होता है, ये तीनों को समान मात्रा में मिलाकर उसे भी मध के साथ लिया जा सकता है। और एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है जिसमें कि जो सूखी खांसी है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। उसमें है कि गोल मिर्च को घी में भूनकर और थोड़ा कुनकुना ही उस घी को पी लें और गोल मिर्च जो है उसको खा जाए। इससे तरावट होती है कंठ में और जो सुरसुरी है वो शांत होता है। इसके अलावा एक और प्रयोग मैं बताऊं आपको जिसमें कि अदरक के छोटे से टुकड़े को खुले आग पर गैस के ऊपर ही बिल्कुल चिमटे से पकड़कर सेंक लें। सेंक कर उस पर थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण डाल दें गर्म में ही और उसको मुंह में लेकर चूसें। इस प्रयोग से बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से सुरसुरी वाली खांसी जो होती है वो उसका शमन होता है। तो ये सब कुछ प्रयोग हैं जिसके करने से आप खांसी से, काश से, इससे घरेलू उपयोग से निजात पा सकते हैं। दूसरा, इस मौसम में जो परेशान करने वाली चीज़ होती है वो है दस्त। बहुत बार बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन की वजह से आंतों में सूजन हो जाता है और कभी कभी दस्त होने लगता है, या ठंड में ज़्यादा ठंड हो जाने की वजह से शरीर जो है वो पाचन नहीं कर पाता है और गैस वगैरह बन जाता है। तो ऐसे में अजवाइन का प्रयोग बहुत ही वांछनीय है। अजवाइन को आप कच्चा अजवाइन को थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक मिलाकर 1 चम्मच अजवाइन जो है उसको गर्म पानी के साथ खा लें। इसके अलावा अजवाइन की पोटली बनाकर उससे पेट को सेक सकते हैं और फिर अजवाइन का काढ़ा पी सकते हैं। ये सारे प्रयोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ वैसे दवा भी होती है क्या जो लोगों को लेने से राहत मिल जाएगी? देखिए, ज़्यादा तो नहीं, एक काष्ठ औषधि बताता हूँ जो काफ़ी अच्छा होता है, जैसे सीतोपलादी चूर्ण। ये साधारण रूप से किसी को हानि करता नहीं है। तो सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग काश में और काश में थोड़ा अगर बुखार हो तो उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सीतोपलादी चूर्ण को अगर सूखी खांसी है तो घी के साथ, और अगर तरावट वाली खांसी है, गीली खांसी है अगर, तो इसको मधु के साथ प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मुलहठी को
चबाने से शरीर में पुष्टि भी आती है। इसके अलावा कफ जो है वो पिघलकर बाहर निकलता है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर दस्त वगैरह की शिकायत हो रही है तो उसमें एक बड़ा ही निरापद सा औषधि है जिसको गंगाधर चूर्ण कहते हैं। ये गंगाधर चूर्ण जो है, इसको एक छोटे चम्मच की मात्रा साधारण जल के साथ ले लें तो उधर के गैस का भी शमन होता है और इसके साथ साथ दस्त से भी निजात मिलती है। आजकल कुछ बीमारियां ऐसी है जो प्रकृति जनक और कुछ लोग, कुछ तो ह्यूमन क्रिएटेड भी है। जी। तो जिसमें ह्यूमन क्रिएटेड जो डिजीज़ कहते हैं वो कॉमनली आपका बड़ा तेज़ी से पूरे विश्व में फैल गया है, जिसको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये बेसिकली रोग है भी और नहीं भी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ तक ब्लड शुगर की बात है तो हमारे यहाँ ये प्रमेह के रोगों में गिनती होती है इसकी। प्रमेह रोग का मूल कारण जो है वो धातु का क्षय होता है। अगर हमारे शरीर में धातुओं का क्षय होता गया तो धातुओं के क्षय होने से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, और इस कमजोरी की वजह से को ही विशेषतः मधुमेह का कारण बताया गया है। मधुमेह अपने आप में कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन ये रोग जो है वो दूसरी बीमारियों का रास्ता खोल देता है। तो इससे बचना चाहिए। शरीर में जब भी कमजोरी हो, विकृति हो, तो उसे तुरंत ही उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए, तो इससे बचा जा सकता है। नहीं, जैसे पाश्चात्य के जो चिकित्सक हैं, जी जी, उन लोगों का मानना है कि ये जन्म के साथ ही है और जन्म के बाद ही खत्म होगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये वस्तुतः तो कई एक तरह की होती हैं डायबिटीज़, लेकिन उसमें मूलतः अगर देखें तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ उनमें कहते हैं जिनमें कि जीन की खराबी हो गई। जीन में खराबी होने से तो अगर मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो उसको बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात है टाइप 2 डायबिटीज़ की, जिसको कहते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलिटस, तो ये जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलिटस है, इसकी बात मैं अभी कर रहा था कि इसको आप अगर शरीर में पौष्टिकता बनाए रखे हैं तो इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और कई एक मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है जहां शरीर पूरी तरह से रिकवर होके आज वो जो आदमी है वो कोई दवा नहीं ले रहा है। तो ऐसे भी कंडीशंस देखने को मिलते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको आप हर्ब्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप हर्ब्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं तो दवाओं के छोड़ने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी दवाओं का सहारा ले रहे हैं जहाँ पर आप या तो इंसुलिन को ही ले रहे हैं या फिर इंसुलिन प्रेरित करने वाली केमिकल्स को ले रहे हैं, तो वहाँ पर इसके छूटने की संभावना बहुत ही कम होती है। जहाँ तक हर्ब्स की बात है, अगर आपको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो शुरुआती दिनों में आपको अंग्रेजी केमिकल्स का सहारा, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि नहीं लेने चाहिए। इसमें आप कुछ घरेलू उपाय को कर सकते हैं, जिसमें कि जामुन की गुठली का चूर्ण, मेथी, गुड़मार की पत्ती, काला तिल और अश्वगंध, सतावर, ये सभी को मिलाकर एक चूर्ण बना लें, सभी सम मात्रा में। और इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें और मिला सकते हैं, जिसमें नीम के बीज और तेजपत्र जो है वो भी मिला सकते हैं। इन सब का एक चूर्ण बनाकर उसे भी नित्य लेने से मैंने देखा है कि जिनका 200 के आसपास भी अगर रहता है mg/dl अगर शुगर, तो वो भी नॉर्मल के रेंज में आ जाता है। मतलब
कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं है जिसे समाप्त नहीं किया जाए। जी बिल्कुल। और जहाँ तक बात है आपका ब्लड शुगर की, सॉरी ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर के तो बहुत सारे मरीज ठीक हुए। और ब्लड प्रेशर मेरे जो व्यक्तिगत संज्ञान में जो मुझे दिखा है नाड़ी के आधार पर, वो मुझे ये पित्त रोग मिला है। पित्त और वायु के कारण ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। और ख़ासकर अगर डायस्टोलिक अगर प्रॉब्लम आ रहा है डायस्टोलिक प्रेशर में, तो वो पित्त के कारण है। और सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो ज़्यादातर केस में कोलेस्ट्रॉल या गैस की वजह से देखने को मिलता है। तो कई एक लोग इन आयुर्वेदिक चिकित्सा से जो है अभी मेरे संज्ञान में जितने लोग मेरे पास ट्रीटमेंट ले चुके हैं उसमें 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज की डेट में कोई दवा नहीं ले रहे हैं। केवल संयमित जीवन, आहार विहार और पित्त आदि दोषों को नियंत्रित करके वो ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित किए हुए हैं। इसमें योग का काफ़ी महत्व है। जी, योग का काफ़ी दवा के साथ साथ योग भी आवश्यक है। जी बिल्कुल। योग जो है वो नित्य जो है आपके सभी चक्रों को पुष्ट करता है, जिससे कि रोग होने की संभावना कम होती है, और अगर हो गई है तो उसके ठीक होने की संभावना बढ़ती है। एक और बीमारी है जो कि बड़ा तेज़ी से वो भी बढ़ रहा है, जिसको थायराइड कहते हैं। जी देखिए, थायराइड जो है वो एक ग्रंथि है जिसके सूजन होने की वजह से, ज़्यादातर केसेस में सूजन हो जाने की वजह से, या फिर उन ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है उसके बढ़ने या घटने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। जो मुझे अभी तक देखने को मिला है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों में है जो रात्रि जागरण करते हैं। आजकल का नया फैशन जो हो गया है रात्रि में लेट तक जगना, सुबह में देर तक सोना, और मूलतः यही इसका कारण देखने को मिला है। रात्रि जागरण की वजह से हमारा जो मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से वो पूरे शरीर में उथल पुथल करता है। तो रात्रि जागरण कभी नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों बीमारियां जी आयुर्वेद से खत्म हो सकती हैं। देखिए, ख़त्म हो सकती है। थायराइड की जहाँ तक बात है, थायराइड के भी 2 रोगी मेरे पास हैं जो आज की डेट में दवा नहीं ले रहे हैं। और जहाँ तक शुगर की बात है, शुगर में अभी ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई दवा नहीं ले रहा है, वो घरेलू जो अभी आपको बताए ये सारे चूर्ण बना के ले रहे हैं अभी। और जहाँ तक बात है हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर की, तो उसके 50 से ज़्यादा रोगी जो हैं वो ठीक हुए हैं जो आज की डेट में कोई दवा नहीं ले रहे हैं। हमारे और भी दर्शक अगर इन सब रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी बिल्कुल दे सकते हैं। मेंशन है, दर्शक लोग देख सकते हैं जी, और आपसे संपर्क कर अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आयुर्वेद जो है वो एक सनातन परंपरा के अधीन आता है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो उस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए सभी को जो भी उनके पास ज्ञान है जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके, उसको फैलाना ही चाहिए। आयुर्वेद जो पद्धति है, यहाँ लोगों का कल्याण मात्र मेन ध्येय है। जी, जबकि एलोपैथ उनके द्वारा लाया गया जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जी, तो व्यापारी और समाज सेवी में फ़र्क तो होता है। जी बिल्कुल। अगर व्यापारी को आप कहीं भी बिठाएंगे तो वहाँ भी व्यापार ही खोजेगा। जैसे एक सिंपल सी एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। आज की डेट में हम लोग सभी जानते हैं, हमारे मन के अंदर हृदय की गहराइयों तक पहुँचा दिया गया है धूम्रपान निषेध। धूम्रपान बहुत ही ख़राब है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि धूम्रपान जो है वो आयुर्वेद की एक विशेष शाखा है जहाँ पे धूम्रपान चिकित्सा किया करते थे। अभी इस कोरोना काल में मैंने कुछ जड़ी बूटियों के संग्रह करके वो घर को शुद्ध करने के लिए एक धूमन बनाया, और उससे धूमन करने के बाद मैंने अपने प्रयोग में देखा कि बैक्टीरियल लोड जो है वो आप 80% तक कम कर सकते हैं। ये तो
तंबाकू का सेवन और इसमें दोनों में फर्क है। आज के डेट में धूमन का मतलब धूम्रपान का सीधा सीधा संपर्क कर दिया गया तंबाकू, चरस और गांजे, ये सब। हाँ, गांजा भी हमारे आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है, हमारे आयुर्वेदिक हर्ब है वो, लेकिन चूंकि उसका दुरुपयोग बहुत ही ज़्यादा होने लगा इसलिए सरकार को उस पर अंकुश लगानी पड़ी। और अभी पतंजलि योग पीठ ने ये सभी जो धूम्रपान योग्य जो जड़ी बूटियां हैं, इनके अलग अलग जो रोग हैं उनके ऊपर एक विशेष कलेक्शन बनाया है और उसका प्रयोग घर में धूप के जैसा कर सकते हैं। रोगी जहाँ है उनको उसका धूपन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, बहुत से लोग क्या करते हैं, धूप देने का मतलब ये होता है कि घर में पूरा धुआं भर जाना। ये गलत है। धूमन का प्रयोग बस केवल 1 से 2% ही होना चाहिए। पूरे जो वायु है उस घर के अंदर उसका 2% से 3%, इससे ज़्यादा धुआं उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि लकड़ी का जो आग है, या तो आग में डाल के उसका धूपन कर लें, अन्यथा जो कोयला है, जो आग जलने के बाद जो कोयला रह गया उसके ऊपर थोड़ा सा डालकर और उस जगह धूमन कर लें, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कहीं कुछ नहीं जानते हैं तो भी कम से कम गुग्गुल और धूना, ये दो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुग्गुल ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट में 90% जो गुग्गुल है वो डुप्लीकेट ही है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ओरिजिनल गुग्गुल और धूना, इसका भी कम से कम नित्य प्रतिदिन अगर घर में धूमन किया जाए तो बहुत सारे रोग को हम दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये शरीर को भी पुष्टि करता है और वायुमंडल में जो मौजूद कीटाणु हैं उनका भी क्षरण करता है। ये जो मेडिसिन उपलब्ध हो रहा है आयुर्वेद में, जी जी, चाहे वो डाबर हो, झंडू हो, पतंजलि हो, इन सब में बेहतर औषधि किसके पास मिल पाती है? देखिए, जहाँ तक बात है औषधि की क्वालिटी की, तो ये तो नहीं कह सकता कि किसकी औषधि किसी की कुछ, वो अपने प्रयोग के ऊपर निर्भर करती है। कुछ औषधि इनकी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, कुछ उनकी अलग लगी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पतंजलि योग पीठ ने ये आयुर्वेद को जो खड़ा किया है, पुनरुद्धार किया कह सकते हैं, तो इसमें इनके फार्मलैंड का बड़ा योगदान रहा है। ये हर्ब्स बाहर से जो पहले चाइना से इंपोर्ट हुआ करता था बहुत सारा हर्ब, तो अब ये अपने यहाँ उगाया करते हैं। तो हर्ब्स, जहाँ तक हर्ब्स की बात है, उनमें इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और दाम भी बहुत ही कम रखा है इन लोगों ने। पतंजलि की दवा ज़्यादा अच्छी है बनिस्पत और किसी? हर्ब्स की, मिनरल्स की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, हर्ब्स की बात कह रहा हूँ। हर्ब्स में पतंजलि योगपीठ की दवाएं जो हैं वो हर्बल जो दवा है, जो केवल हर्ब्स है जिसमें मिनरल्स मौजूद नहीं है, वैसी दवाएं पतंजलि की सस्ती भी हैं और कॉम्परेटिव अच्छी भी हैं। और जब मिनरल्स की बात होती है तो फिर बाहर फिर देखना पड़ेगा। तो लोग अपनी दिनचर्या सुधार लें, रात्रि जागरण बंद कर दें जी, और योग के साथ रहें, तो शायद उन्हें किसी डॉक्टर की आवश्यकता न पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद यही कहता है, ये रोगों की शुरुआत जो है वो या तो कालचक्र के हिसाब से होता है, अन्यथा ये आहार विहार से संबंधित है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे दर्शकों को आशा है ज़रूर फ़ायदा होगा। और जब भी आप डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहें, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं इनसे। धन्यवाद।